नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंपनी का फैलता शासन और बहुत से राजाओं के साथ अंग्रेज़ों के जो युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, उन सब के बारे में देखेंगे। जिन्होंने इससे पहले वीडियो नहीं देखी, पहले वो इससे पहले वीडियो देख लें, तभी पूरा अध्याय समझ में आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। कंपनी का फैलता शासन। अब कंपनी ने कहाँ कहाँ शासन फैलाया उसके विषय में देखते हैं। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रतिक्रिया को देखें तो बहुत कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्राय नहीं किया। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। बक्सर की लड़ाई 1764 में के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। ये कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उसका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। रेजिमेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में दखल देने लगे थे। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीज़ें भी कंपनी के अफसर तय करना चाहते थे। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी थी। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं था। आगे देख लेते हैं। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी। जो सहायक संधि अपना लेता था उसको कंपनी क्या देती थी, सुरक्षा देती थी। और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वह कंपनी को पैसा देती थी। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उदाहरण के लिए जब रिचर्ड वेलेंजली गवर्नर जनरल 1798 से 1805 तक ये रहा, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इसी आधार पर हैदराबाद के कई इलाके छीन लिए गए। इधर एक चित्र लगा है, इसको भी देख लेते हैं। ये चित्र है, कहीं का चित्र है, अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ, यहाँ पर देखेंगे हम ये वाला चित्र है जो अपने बेटों और ब्रिटिश रेजिमेंट के साथ खड़े नवाब शुजाउद्दौला टिल्ली कैप्टन द्वारा बनाया गया चित्र है ये, जो 1772 में बनाया। बक्सर की लड़ाई के बाद हुई संधियों के फलस्वरूप नवाब शुजाउद्दौला के ज़्यादातर अधिकार छीन लिए गए थे, लेकिन यहाँ वह रेजिमेंट के सामने अपनी चिरपरिचित शाही शानो शौकत के साथ दिखाई दे रहे हैं। रेजिमेंट की ताकत क्या होती थी, इसको भी देख लेते हैं एक बार। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए रेजिडेंट्स के बारे में स्कॉटलैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने यह कहा था। अब जेम्स मिल का कथन उसको देख लेते क्या है। दरअसल रेजिडेंट्स रियासत का राजा होता था। हम उसे हस्तक्षेप की मनचाही विशेषाधिकारों के तहत काम करने की छूट देते हैं जब तक स्थानीय राजा पूरी तरह अधीनस्थ रहता है और रेजिडेंट यानी ब्रिटिश सरकार के माफिक काम करता है तो चीज़ें आराम से चलती रहती हैं। शासन के कामों में रेजिडेंट की दखलंदाजी के बिना सब कुछ चल जाता है। जब भी कुछ अलग तरह का घटता है, जब भी राजा कोई ऐसा रास्ता अपनाता है जिसे ब्रिटिश सरकार गलत मानती है, तो टकराव और उथल पुथल पैदा हो जाती है। अब हम देखते हैं टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान की पिक्चर भी आने वाली है, जिसका विरोध होने लगा कि टीपू सुल्तान की पिक्चर क्यों। अब टीपू सुल्तान क्या था, थोड़ा जो एनसीईआरटी में दिया उसको देख लेते हैं।
जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से यह बात समझी जा सकती है। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान का बाप था। शासन कब रहा? 1701 से 1782 तक हैदर अली का शासन रहा। और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान, जिनका शासन 1782 से 1799 जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफ़ी ताकतवर हो चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कश्मीरी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। ये टीपू सुल्तान है, इधर उसका चित्र दिया हुआ है। ये ऐसे दिखता था टीपू सुल्तान। आगे एक चित्र दिया है, इसको भी देख लेते हैं। टीपू सुल्तान के बेटे को बंधक के रूप में कॉर्नवालिस के सामने पेश किया जा रहा है। डानियल आर्म द्वारा बनाया चित्र 1793 में बनाया। ये टीपू सुल्तान का बेटा है। इसको ये लॉर्ड कौन है? कॉर्नवालिस है। इसके सामने इसको प्रस्तुत किया गया। कंपनी की फौजों को हैदर अली और टीपू सुल्तान ने कई बार युद्ध में हराया था, लेकिन 1792 में मराठों और हैदराबाद के निजाम और कंपनी की संयुक्त फौजों के हमले के बाद टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों से संधि करनी पड़ी। इस संधि के तहत उसके 2 बेटों को अंग्रेज़ों ने बंधक के रूप में अपने पास रख लिया। ब्रिटिश चित्रकारों को ऐसे दृश्यों की तस्वीर बनाने में मज़ा आता था जिनमें अंग्रेज़ों की सत्ता की विजय दिखाई देती थी। ऐसे चित्र बनाकर लगा देते थे। आगे देखते हैं क्या है। हम टीपू सुल्तान के विषय में पढ़ रहे हैं। टीपू सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज़ आग बबूला हो गए। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और ख़तरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेज़ों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेज़ों की 4 बार जंग हुई। कौन कौन सी जंग हुई? 1767 से 69, 1780 से 84 और 1790 से 92 और लास्ट में 1799। 1799 में टीपू सुल्तान मारा गया। श्रीरंगपट्टनम की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। एक चित्र ये बनाया है, ये टीपू सुल्तान का खिलौना है जो शेर क्या कर रहा है। शेर एक अंग्रेज सैनिक को ऊपर से पूरी तरह से कवर किए हुए और जैसे शेर उसको खा रहा है, ऐसा एक चित्र दिखाया है इसमें। आगे मराठों की लड़ाई। अब मराठों के साथ अंग्रेज़ों की क्या लड़ाई हुई इसको भी देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था।
महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिक थे। जब मराठे कितनी शक्तियों में बटे हुए थे, कितने राज्य थे उनके? सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, ऐसे 4 भागों में मराठे बटे हुए थे। लेकिन इन चारों का एक ही पेशवा होता था, जो इसको एक राज्य मंडल के रूप में बनाया गया था, और पेशवा की देखरेख में ही ये चारों शासक शासन करते थे। ये वंश है उनके, अपने वंशों के नाम पर उन्होंने शासन स्थापित किए थे। आगे देखते हैं। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पहला युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। अब जो युद्ध लड़ा, इसमें देखते हैं क्या हुआ। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। अंततः 1817-19 के बीच के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यहाँ अंग्रेज कैसे जीते? जो होलकर, सिंधिया और इसमें बटे हुए थे मराठे, इन्होंने एक एक को अपने साथ मिलाया, दूसरे के साथ युद्ध किया। इस प्रकार आपस में फूट डालकर ही अंग्रेज़ों ने मराठों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, हर तरह से उनको हरा दिया। अब सर्वोच्चता का दावा। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वह भारतीय राज्यों से ऊपर है। अपने हितों की रक्षा के लिए वह भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। आगे देखते हैं। यह सोच बाद में भी अंग्रेज़ों की नीतियों में दिखाई देती रही, लेकिन यह प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर, फिलहाल कर्नाटक में, के एक छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया, तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित संगोली के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेज़ों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। प्रतिरोध के ऐसे कई दूसरे उदाहरण भी आप इस किताब में आगे पढ़ेंगे। ये देखो, ये रानी चेन्नम्मा का चित्र दिया है इधर। ये अंग्रेज़ों से ऐसे भिड़ गई जैसे महारानी लक्ष्मीबाई भिड़ी थी, और इन्होंने जो कित्तूर है उसकी सहायता की, यानी कि उसको काफ़ी समय तक बचाए रखा। लेकिन कूटनीति के तहत अंग्रेज़ों ने रानी चेन्नम्मा को भी पराजित कर पकड़ लिया। आगे देखते हैं। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरी एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले। इसी डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित किया। 1843 में सिंध की भी कब्जे में आ गया। इसके बाद पंजाब की बारी थी। यहाँ राजा रणजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। जो राजा रणजीत सिंह थे बहुत बहादुर राजा थे।
जो सिख राजा थे उन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत मात पिलाई, बहुत बार बार पराजित किया। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ 2 लंबी लड़ाइयाँ हुई। आखिरकार 1849 में अंग्रेज़ों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। जब तक राजा रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक उन्होंने अंग्रेज़ों को वहाँ घुसने नहीं दिया। अंग्रेज़ डरते थे राजा रणजीत सिंह से। ऐसे मराठा में सिख राजा थे रणजीत सिंह जी पंजाब के। विलय नीति, अब विलय नीतियाँ क्या थी अंग्रेज़ों की देख लेते हैं। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, इसको राज्य हड़प नीति का नीतिकार भी कहते थे, डलहौजी के शासनकाल में चली। लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। यह सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी, यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें, जैसे पहले कौन सी रियासत हड़पी, सतारा, 1848 में सतारा को हड़प लिया। फिर संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854। जब झांसी की बारी आई तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के साथ पहले खूब संघर्ष हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ आसानी से नहीं दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की ताकत बढ़ गई थी, इसलिए अंग्रेज़ों ने झांसी का भी अपने इस नीति के तहत विलय कर लिया। अंग्रेज़ों के हाथ में ये सब कुछ चले गए। अब देखो, अंग्रेज़ दूसरे देश के, हमारे देश के राजाओं के अगर कोई पुत्र नहीं होता, वो पुत्र गोद नहीं ले सकते, वो शासन क्या है, अंग्रेज़ों की कंपनी में विलय हो जाएगा। इतनी दादागिरी यहाँ पर अंग्रेज़ों की चलती थी। कितने कारण रहे होंगे, पीछे भी हमने कुछ पढ़े हैं, आगे भी पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण थे, यहाँ के राजाओं की क्या क्या गलतियाँ थी कि अंग्रेज़ उन पर शासक बन बैठे। आखिरकार यहाँ देखते हैं, आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। इस बार अंग्रेज़ों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आज़ाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। नई पता नहीं कहाँ से ऐसी बातें निकालते थे, केवल राज्य हड़पना था, कारण कुछ भी हो। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क पड़ा और अवध के लोगों ने 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। कल्पना कीजिए कि आप नवाब के भतीजे हैं, आपको बचपन से ही यह एहसास कराया गया कि एक दिन आप राजगद्दी संभालेंगे। अब आपको पता चलता है कि विलय नीति के कारण अंग्रेज़ आपको राजा नहीं बनने देंगे। आपको कैसा लगेगा? राजगद्दी पाने के लिए आप क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे। जो 1857 की क्रांति हुई उसमें जो ये डलहौजी की हड़प नीति थी, ये बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि डलहौजी ने जो राज्य थे वो सभी हड़प लिए थे, और जिस टाइम पर अवध का राज्य भी हड़प लिया तो उससे जनता जो है बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो गई थी। यहाँ कुछ नक्शे दिए हैं, आप एक बार इन नक्शों को देखिए। इधर देखिए बनारस, कलकत्ता, यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। इधर हैदराबाद, मैसूर नीचे, ये 1797 में था, लेकिन 1840 तक आते आते देखिए, यहाँ कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, ये उत्तर प्रदेश पूरा, जिसमें उत्तराखंड भी आ गया, और इधर बीच के ये जितने भी ये मुंबई, महाराष्ट्र, हैदराबाद, नीचे का दक्षिण भारत का, ये ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र बन गए। ब्रिटिश ने सभी पर क्या कर लिया, अब तक अपना कब्जा कर लिया। फिर इससे आगे और बढ़ेंगे। 1857 जिस समय क्रांति हुई उस समय का नक्शा देखिए। उस समय लाहौर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर इधर ये पूरा क्षेत्र, और ये पूरा यहाँ से लेकर इधर जो अपना ये छोटे छोटे राज्य हैं, इन सबको, कलकत्ता पूरे पर यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन हो गया। जो बीच कुछ शासन है, जैसे दिल्ली है, दिल्ली पर उस समय मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे, और ये बड़ौदा, ये गुजरात के क्षेत्र हैं, और ये बीच के क्षेत्र, ये उस समय तक अंग्रेज़ों की रियासत से मैसूर बचा रहा। मैसूर में
और ये भी क्या थे, यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों के जो कठपुतली कह सकते हैं, एक ऐसे राजा उन्होंने बनाए थे जो उनके अनुसार ही सारे काम करते थे। अब नए शासन की स्थापना देख लेते हैं एक बार। नया शासन क्या था और इसकी स्थापना क्या थी। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785 तक ये गवर्नर जनरल रहा, ने उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। वॉरेन हेस्टिंग के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बम्बई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे, जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर पर उल्लेखनीय है। 1772 से एक नई न्यायालय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 रियासतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। इस प्रकार जितने भी यहाँ के प्रशासनिक क्षेत्र थे वहाँ पर भी अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया और उसमें अपने नियम लागू कर दिए। यहाँ से देखो ये पूरी सभागार दिखाया गया है। ये वॉरेन हेस्टिंग्स पर मुकदमा चला तो उसका एक चित्र है। जब वॉरेन हेस्टिंग्स 1785 में इंग्लैंड लौटा तो एडमंड बर्के ने उस पर बंगाल का शासन सही से न चलाने का आरोप जड़ दिया। इस आरोप के चलते हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया, जो 7 साल चला था। अब ये अंग्रेज़ों ने क्या किया था, उस पर एक व्यक्ति ने महाभियोग का, क्या नाम था उसका, जिसने महाभियोग का मुकदमा चलाया, उसका नाम था एडम बर्के। क्या था? एडम बर्के। अब इस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने जो बंगाल है, बंगाल से अपार संपत्ति लूटी है, जिससे वहाँ के लोग इसके खिलाफ हैं और एक अंग्रेज़ ने ही उसके खिलाफ क्या किया, मुकदमा चलाया। एक बड़ी समस्या यह थी कि ब्राह्मण पंडित अर्थशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या करते थे। इन भिन्नताओं को ख़त्म करके समरूपता लाने के लिए 1785 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संलग्न तैयार करने का काम सौंपा गया। N.B. हेड ने इस संकल्प का अंग्रेजी में अनुवाद किया। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत, सदर निजात अदालत की स्थापना की गई। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। उसका कार्यालय कलेक्टर सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था, जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। आगे कंपनी की फ़ौज। अब कंपनी ने अपनी कौन सी फ़ौज बनाई उसको भी देख लेते हैं। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। मुग़ल फ़ौज मुख्य रूप से घुड़सवार, घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित और पैदल सेना थी। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। सेना में
सवारों का दबदबा रहता था और मुग़ल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की ज़रूरत महसूस होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुग़लों को ज़रूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा तो यह सूरत बदलने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की तो उसने यही तरीका अपनाया। अंग्रेज़ अपनी सेना को सिपाही, जो भारतीय शब्द सिपाही से बना है, आर्मी कहते थे। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीकी बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की ज़रूरत कम होती गई। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफ़गानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट, ये क्या था, तोड़ेदार बंदूक थी एक, और मैचलॉक से लैस होते थे। कंपनी का सिपाही के सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज़ एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उसका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित था। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज़ कई बार जाति और समुदायों की भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य बनाने की बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? सिपाही क्या महसूस करते थे? अपने जीवन और अपनी पहचान, यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? 1857 का विद्रोह हम सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। निष्कर्ष। अब क्या निष्कर्ष निकला इस अध्याय से पूरा, इसको देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीकी के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। भाप से चलने वाले जहाज़ ने यह यात्रा 3 हफ्ते में समेट दी। इसके बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ और उसके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया था। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो ये पूरा अध्याय हमने पढ़ लिया। इस अध्याय में अब इसके जो क्वेश्चन हैं, इस अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें, और जब तक हम इसको पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक विषय नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको पूरा पढ़ें। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो में हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। नमस्कार।